हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 2019 से लेके 2023 तक जितने पेपर पहले हो चुके हैं सब में जितने क्वेश्चंस आए वो सारे ही हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, मैं सारे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल होंगे उनको नहीं दिखवाऊंगा, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल टाइप हैं, तो वो हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको देख के आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप एक काम करना, जैसे जैसे मैं यहाँ कराऊंगा ऐसे ऐसे आप साथ साथ सॉल्व करते जाना। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ के एक बार रिवाइज करके इस वीडियो को देखना, क्वेश्चंस सॉल्व करते जाना। ठीक है, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हो तो फिर आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल ही पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, कुछ स्टोइशियोमेट्री वाला जो टॉपिक होता है वहां से, कुछ मोल कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल ही पूछे गए हैं और कहीं कहीं बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो ये जो वीडियो है हो सकता है लेंथी हो जाए, क्योंकि 5 सालों के क्वेश्चंस कराने में टाइम तो लगेगा, साथ में सॉल्व भी कराऊंगा, टाइम तो लगेगा। और आपको ये तो पता ही है 5 मिनट में 5-10 मिनट में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को 5-6 मिनट तो लग ही जाएंगे। ठीक है, और टोटल 27 to 28 क्वेश्चन हैं, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 जहां लिखा हुआ है ना, 12 नहीं 13, तो ये आप देखो यहाँ क्या पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने और न्यूट्रॉन्स कितने, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ दिया हुआ है कितना, 49 ग्राम H2SO4 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, देखो यही दिया हुआ है, 49 ग्राम H2SO4 दिया है। बोला गया है इसमें मोल्स निकालो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स निकालो और न्यूट्रॉन्स निकालो। तो आपको पता है पहली चीज हम निकाल लेते हैं यहाँ मोल्स। ठीक है, मोल्स का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, आपने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा होगा। मोल का फार्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, यही होता है मोलर मास, यही होता है मोल का फार्मूला। ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए मास यहां दिया हुआ है 49 ग्राम, 49 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास लिखना है। वो किसका लिखना है, जिसका निकालना है। तो इसका मोलर मास निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन एक का एक होता है, दो का दो होता है, प्लस इसका एटॉमिक मास, देखो मोलर मास या फिर जिसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो, वो निकालने के लिए सबके मासेस को प्लस करना पड़ता है। तो हाइड्रोजन 2 है, इसका 2 ही तो आपको आता होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 32 इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है 4 ऑक्सीजन है, एक का 16 होता है, 4 का 64 होगा। ठीक, और ये 4 2 6 2 8 90, 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका मोलर मास। ठीक है, तो 98 ग्राम यहां आएगा। ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक, अब यहां से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और यहां से कितना आएगा, यहां इसको करो, 49 1 द 49 आएगा, 49 2 द ये आ जाएगा 1/2 मोल्स। ठीक, या फिर इसको आप बोल सकते हो 0.5 मोल्स। ठीक, ये हमने निकाल दिए मोल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर दिया, हमने मोल्स निकाल लिए। कहीं आपको मोल्स पूछा है तो आप ऐसे ही निकालते हो। ठीक, अब देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसमें। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल कंसेप्ट आपको आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आपको पता है कि 1 मोल H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल H2SO4 में मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है,
इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल H2SO4 में। ये आपको पता है 1 मोल ऑफ एवरीथिंग इज इक्वल टू 6.022 या फिर कभी कभी 6.023 लिख देते हैं इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमें कितने मोल्स के मॉलिक्यूल निकालने, हमें निकालने 49 ग्राम H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो 49 ग्राम में मोल्स हमने निकाल लिए, 49 ग्राम में 0.5 मोल्स होते हैं। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो हमें निकालने 0.5 मोल में बस। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.5 मोल्स में 0.5 मोल्स में मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा। ठीक, 1 मोल अगर इतना है तो 0.5 मोल होगा। इसको 0.5 से मल्टीपल कर दो बस, और कुछ नहीं। 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो मल्टीपल बाई 1/2। ठीक, यहां से 2 1 2 3 to the 6.011। ठीक है, क्या आएगा कुछ 3.011 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन आप देख लेना। ठीक है, क्या आएंगे, 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 49 ग्राम H2SO4 में। देखो समझनी ये चीज आपको पता है ना, 49 ग्राम को हमने पहले मोल में कन्वर्ट कर लिया है। तो हमें पता है, देखो 49 ग्राम का 1/2 मोल है। ठीक है, हमें पता है 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 0.5 मोल में कितने होंगे। तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं 0.5 मोल इज इक्वल टू कितना हो गया, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 ही है ना। ये 0.5 मोल इज इक्वल टू 49 ग्राम ऑफ H2SO4 ही है, क्योंकि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 0.5 मोल है। तो बस 49 ग्राम H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ आप चेक कर लेना क्या आएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये निकाल लिए हमने मॉलिक्यूल्स। अब देखो और क्या पूछा है इसमें, पूछे न्यूट्रॉन्स निकालो। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमारे पास देखना पड़ेगा कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स में निकालने हैं। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल, ये जो एक मॉलिक्यूल है H2SO4, इसमें न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में जितने न्यूट्रॉन्स होंगे हमें निकालना कितने मॉलिक्यूल्स में निकालना है। 49 ग्राम H2SO4 में न्यूट्रॉन्स निकालने हैं ना, तो 49 ग्राम H2SO4 में मॉलिक्यूल कितने निकाले, इतने। तो हमें इतने मॉलिक्यूल्स में न्यूट्रॉन्स निकालने। ठीक है, तो पहले आप ये देखो एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो आपको पता है न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ऐसे करके एक फार्मूला होता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है मास नंबर, और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इज इक्वल टू प्रोटॉन क्या होता है Z, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, प्लस न्यूट्रॉन ये होता है। तो यहां से आप न्यूट्रॉन निकालोगे तो न्यूट्रॉन का फार्मूला ये बन जाएगा A माइनस Z इज इक्वल टू N, मतलब न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z हो जाएगा। ठीक, तो A माइनस Z क्या है, A हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और Z हमारा मास नंबर है। नहीं, A हमारा मास नंबर है, A हमारा मास नंबर है, Z हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक, और यहाँ एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे वो देखो। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं आराम से। देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, इसमें ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ, एक मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या चीज है, एक तो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, S है, और O कितने हैं, 4। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स निकालो, सल्फर में निकालो, ऑक्सीजन में निकालो। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होंगे उसको यहां से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं ना। तो एक हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब Z इज इक्वल टू 1 होता है। Z एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। A होता है मास नंबर, वो भी इसका 1 होता है। ठीक, तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे हाइड्रोजन में, देखो एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन है, दोनों हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, दोनों में भी क्या होंगे, 0 न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे सल्फर में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, सल्फर का मास नंबर होता है 32। ठीक है, देखो न्यूट्रॉन निकालने का ये फार्मूला है ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सल्फर का मास नंबर 32 हो गया, माइनस एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना हो गया, 16। तो यहां कितने आएंगे, 16 न्यूट्रॉन्स, सल्फर में आएंगे 16 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और अब ऑक्सीजन में निकालेंगे तो ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, यहां ये मास नंबर है 16 माइनस एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन के लिए, तो कितने आ जाएंगे, 8 न्यूट्रॉन्स प्लस 8 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे एक ऑक्सीजन में। तो 4 ऑक्सीजन में कितने होंगे, 8 इंटू 4। ठीक है, 8 इंटू 4,
8 न्यूट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन और 4 ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32, इतने न्यूट्रॉन्स किसमें, ऑक्सीजन में। और ये जो पूरा मालिक्यूल है, पूरा मालिक्यूल है H2SO4, इस पूरे एक मालिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन होंगे, इन सबको प्लस कर दो। देखो 6 2 8 3 1 4 48 न्यूट्रॉन्स, 48 न्यूट्रॉन्स कितने, एक मालिक्यूल ऑफ H2SO4 में 48 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। और हमारे पास कितना है, 49 ग्राम H2SO4 है, तो 49 ग्राम H2SO4 में कितने मालिक्यूल्स हैं, इतने मालिक्यूल्स। हमें न्यूट्रॉन कितने में निकालना है, हमें न्यूट्रॉन 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में निकालना है, ठीक है। तो 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने मालिक्यूल्स हैं, इतने, ठीक। और 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने न्यूट्रॉन होंगे, जितने मालिक्यूल से एक मालिक्यूल के न्यूट्रॉन से मल्टीपल कर दो। तो यहां हम बोलेंगे 49 ग्राम H2SO4 में कितने न्यूट्रॉन होंगे, 48 मल्टीपल बाई, इसको राउंड ऑफ करके 3 कर लो, 3 इंटू 10⁻23, ये इतने कुछ इतने न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक। अब आप 43 को इससे मल्टीपल करके देख सकते हो, तो इतने न्यूट्रॉन होंगे इतने मालिक्यूल्स के अंदर, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन कितना लेंथी था, तो टाइम तो लगेगा सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाला है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं बार बार कि आप अपनी नोटबुक निकालो रफ वाली, उस पर आप भी साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। अगर आप भी साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा उससे। तो ये क्वेश्चन देखो यहां पूछा गया है, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड गिव इट्स रिलेशन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इसका रिलेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या होता है, ठीक। तो आपको ये तो पता है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, ये होता है सिंपल फार्मूला, मतलब एक ऐसा फार्मूला होता है जो सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक। ये इसका रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक। n को कोई वैल्यू होती है n, जिसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीपल करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आता है। अब ये n होता क्या है, n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, लिख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये चीजें आपको आगे वाले क्वेश्चंस में मैं और क्लियर कराऊंगा, ठीक है। जो n होता है, इस n को अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीपल करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। ये रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में, आपने पढ़ा होगा, ठीक। और ये जो n होता है ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, या फिर हम जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, उसको अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक टर्म n निकल के आती है। उस n को अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीपल करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आता है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इतना ही लिखना था यहाँ और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहां हम कहीं और क्वेश्चन बीच में आएंगे ना, वहां हम इसका यूज करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आगे देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो यहां बोला क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन में ये जो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया ना, ये रिलेशन यूज होगा, ठीक। देखो आपने जब केमिस्ट्री स्टार्ट की होगी ना, तो आपने पढ़ा होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें हमें परसेंटेज दी होती है, ठीक है, परसेंटेज दी होती है, हमसे बोला जाता है कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालो और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, ठीक। ये क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। तो देखो इसमें पूछा क्या है, पूछा इसमें यह है कि डिटरमाइन करो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन का एक ऑक्साइड है, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज आपको दी हुई है, उसमें हमें निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक। क्या निकालना है हमें निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, आप भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है, करने की कोशिश करो अपनी नोटबुक के ऊपर साथ साथ। तो यहां यही बोला हुआ है कि विच हैज, एक आयरन का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है मतलब कोई आयरन का ऑक्साइड है, Fe आयरन होता है और O
आयरन का कोई ऑक्साइड है, FeO है सपोज हम मान लेते हैं। इसमें आयरन दिया हुआ है 69.9%। इसमें आयरन कितना दिया हुआ है, हमें इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो यहां आयरन दिया हुआ है 69.9% और ऑक्सीजन दिया हुआ है 30.1%। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो, मतलब ये क्या लिखा हुआ है यहां, परसेंटेज दी है ना, दोनों की परसेंटेज 69.9% और 30.1% बाई मास आगे लिखा हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे आगे, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखो हमें निकालना है इंपीरिकल फॉर्मूला, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये हमारी परसेंटेज दी हुई है, ठीक, और यहां बहुत कुछ दिया हुआ है, और इसका देखो परसेंटेज दी है। आयरन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक मास होता है वो भी दिया है, एटॉमिक वेट भी जिसको बोलते हैं। आयरन का 56 दिया है, ऑक्सीजन का 16 दिया है, ठीक है। आयरन का एटॉमिक वेट 56 दिया है, ऑक्सीजन का 16 दिया है, ठीक। तो अब आपको पता है ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। वो मेथड ये होता है कि पहले जो ये परसेंटेज दी हुई है ना, इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम मानते हैं कि ये 100% में से लिया हुआ है, ठीक है, 100% में से इतना लिया है। तो 100% में से अगर इतना है तो हम मान लेते हैं कि अगर ये 100% में से, तो हम ऐसा बोलते हैं कि 100 ग्राम में से, मान लेते हैं 100 ग्राम में से, ठीक है, क्योंकि 100% में से 69.9% है। तो इसको हम मानते हैं सिर्फ कि 100 ग्राम लिया होगा, ठीक है। 100 ग्राम में से कितना होगा, ये 69.9 ग्राम। तो पहला स्टेप यही होता है, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आयरन कितने ग्राम आ जाएगा, 69.9 ग्राम आ जाएगा, ठीक, और ऑक्सीजन कितने ग्राम आ जाएगा, 30.1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है, कुछ भी नहीं करना, जो परसेंटेज दी है उसी को ग्राम में लिख देना है। दूसरा स्टेप होता है हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, ठीक है, ये होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है हम इन दोनों में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, आपको पता है, मोल्स इज इक्वल टू जो मास दिया हुआ है 69.9 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, या फिर जिसको एटॉमिक वेट बोलते हैं ना, वो लिखना है, ठीक है। मोल इसी तरह कैलकुलेट होते हैं ना, मास अपॉन एटॉमिक मास, या फिर जो मास दिया वो अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक। तो ये मास मोल्स, इसके आयरन के मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना मास ये है इसको डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से, वो कितना दिया हुआ है 56, तो यहां लिखेंगे 56। इसके मोल कैसे निकालेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास दिया हुआ है 30.1 डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक मास कितना दिया है 16, बस ऐसे ही मोल्स निकालते हैं। ये दिया है डिवाइडेड बाई ये, ऐसे करके मोल्स। अब यहां से हमारे पास कितने मोल्स निकल के आते हैं, ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करो, देखो कितने मोल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। यहां से आते हैं 1.25 मोल्स और यहां से आएंगे 1.88 मोल्स, ठीक, ये निकल के आते हैं। ये होता है हमारा इसमें दूसरा स्टेप। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आपने पहले किया होगा, ठीक है। पहले स्टेप में मास में इसमें कन्वर्ट करना, दूसरे स्टेप में मोल्स में कन्वर्ट करना है। अब ये जो मोल्स आए ना, इन मोल्स को हमें क्या करना है, इन मोल्स को हमें सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, यहां ये जो दोनों मोल्स हैं इनमें से जो रकम छोटी है, ठीक है, उस रकम को दोनों से मल्टीपल कर दो। मतलब 1.25 छोटा है ना, मल्टीपल नहीं डिवाइड, 1.25 छोटा है ना, तो ये देखो 1.25 ये वाला है, इसको मैं इससे भी डिवाइड कर दूंगा, इससे भी डिवाइड कर दूंगा। तो ऊपर वाले में मैं क्या करूंगा, 1.25 डिवाइडेड बाई क्या करूंगा 1.25, और नीचे वाले में मैं क्या करूंगा 1.88 डिवाइडेड बाई 1.25, ऐसे कर देना है। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 1, ठीक है, यहां से 1 आ जाएगा। यहां से जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो यहां से क्या आएगा, करके देखो, अच्छा करके देखो, यहां से आएगा कुछ 1.5 के बराबर आएगा, ठीक है, 1.5 के बराबर आएगा, ठीक। अब हमने क्या किया, देखो पहले स्टेप में ये किया, दूसरे स्टेप में ये किया, तीसरे स्टेप में मोल्स को सिंपल रेशो में कन्वर्ट किया, 1 और 1.5 आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 और 1.5 है ना, ये भी हमारे पास होल नंबर्स नहीं है, इनको भी हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये सोचो, एक है ना जो एक, इन दोनों को अगर मैं क्या करूं 2 से मल्टीपल करूं, तो 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे 2 आ जाएगा, 1.5 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 1.5 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना, 1.5 कितना होता है 1.5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 1.5 इंटू 2 3 होता है, तो 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। अब ये जो 2 और 3 आया, ये आपको चेक करना है कि आयरन के आगे क्या आया, आयरन के आगे आया 2
ऑक्सीजन के आगे आया 3, तो बस Fe के आगे 2 लिख दो, ऑक्सीजन के आगे 3 लिख दो, दैट्स इट। यही हमारा होता है एम्पिरिकल फार्मूला, ऐसे निकालते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाल दिया, वो आया हमारा Fe2O3। ठीक, ऐसे करके आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया, मोल्स में कन्वर्ट किया, सिंपल रेशो में कन्वर्ट किया, लास्ट में ये जो आया, अगर यहां ही सिंपल आ जाता तो उसी को लिख देते, अगर यहां ही होल नंबर आ जाता उसी को लिख देते यहां। ठीक है, ये Fe2O3 हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, ये जो अभी पूछा है, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो ये थोड़े से, इनको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री, आपने पढ़ी होगी ना। कुछ कुछ लोग उसको स्टिक्योमेट्री बोलते हैं, कुछ स्टेक्योमेट्री बोलते हैं, लेकिन वर्ड जो होता है वो स्टोइशियोमेट्री होता है। तो स्टोइशियोमेट्री बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करके अभी देखते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व की होगी तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक, देखो पूछा क्या है इसमें, पूछा है कि डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन N2 प्लस H2। ठीक, ये इसमें पूछा है, मतलब दिया हुआ है N2 प्लस H2, ये रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं NH3 अमोनिया। ठीक, तो इस इक्वेशन को इन्होंने बैलेंस करके दिया हुआ है। तो अगर कहीं ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशन बैलेंस ना हो तो आपको बैलेंस करनी पड़ती है। ठीक, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, पहले बैलेंस करनी है। ठीक है, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक, तो देखो ये है ना, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ये आपने बैलेंस कर ली, ये दी है। अब देखो पूछा क्या है, विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, यहां से पूछा है कि देखो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है ना, दोनों रिएक्टेंट्स में से एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, जो रिएक्शन के दौरान जल्दी खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमें यह निकालना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक, दूसरा हमें यह निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2.0 into 10 raised to power 3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1.0 into 10 raised to power 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जब इतना नाइट्रोजन इतने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तब कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ये हमें निकालना है। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को आप 4-5 बार प्रैक्टिस करो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ठीक है, फिर आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा, और इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, वो भी आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। तो पहला स्टेप आपको ऐसे क्वेश्चन में ये करना है कि इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, ये इक्वेशन आपने लिखी, NH3 बन रहा है। ठीक है, ये इसमें लिख दो आप मोल्स कितने कितने हैं। देखो यहाँ 1 मोल है तो यहाँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, यहाँ 3 मोल्स हैं तो 3 मोल लिख लो, यहाँ कितने 2 मोल्स। ठीक, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, यहां लिख दो, यहां लिख दो, देखो 1 मोल ऑफ N2 है, तो 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना होता है 28 ग्राम, क्योंकि आपको पता है मोल 1 मोल इज इक्वल टू किसी का एटॉमिक मास या फिर किसी का मॉलिक्यूलर मास उसके बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, 28 ग्राम, तो 3 मोल हाइड्रोजन के, देखो 1 मोल हाइड्रोजन, अगर 1 मोल H2 लेना तो 1 मोल का मास होता है 2, 3 मोल का मास होगा 3 to the 6 ग्राम। तो यहां इस नाइट्रोजन और NH3 का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लो, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 3, 14 और मतलब 14 15 16 17, तो 17 इंटू 2, 2 मोल का एक, देखो एक मॉलिक्यूल का मास आएगा 17, 2 का आएगा 34 ग्राम। ये पहले आपको लिख देना है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक, अब क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो यहां आप ये बोल सकते हो, कि ऐसा लिख सकते हो, देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, कितने से रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, बोल सकते हैं ना, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम ऐसा बोलेंगे 1 ग्राम नाइट्रोजन, हमेशा यहां ऐसे क्वेश्चंस में 1 ग्राम आपको निकालना पड़ेगा। पहले देखो सिर्फ इसी को देख के मैंने लिखा है 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ।
ठीक, वो लिख दिया 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? अगर 28 ग्राम इतने के साथ कर रहा है तो 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट इज इक्वल टू, ऐसा लिखना है 6 ग्राम डिवाइडेड बाई ये वाला यहां लिख देना है, ये 28 था ना, इसको यहां 28 लिख देना, इतने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, ये पक्का आपको निकालना है। ठीक है, 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? 6/28 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में जो नीचे लिखा हुआ है कि बताओ 2 × 10³ ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, 2 × 10³ ग्राम नाइट्रोजन जब 1 × 10³ ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ये निकालना है हमें। तो कितना NH3 प्रोड्यूस होगा, NH3 कितना प्रोड्यूस होगा, देखो यही पूछा हुआ है ना। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस में पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ता है। जब लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट हम निकालेंगे तो फिर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेस पे ही बता सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे? आप देखो पूछा क्या है, 2 × 10³ ग्राम नाइट्रोजन, ये है, तो ये कितना नाइट्रोजन हो गया एक्चुअल में? ये हो गया 2000 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गया। और बोला गया है 1 × 10³ ग्राम हाइड्रोजन, इसका मतलब हो गया ये 1000 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जब 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 1000 ग्राम हाइड्रोजन के साथ तब कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ये हमें बताना है। ठीक, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने निकाल लिया कि इस इक्वेशन को देख के हमने निकाला। देखो इस इक्वेशन को देख के यही हमें पता चल रहा है ना कि 28 ग्राम 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 जितना भी प्रोड्यूस होगा मतलब 28 ग्राम 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। 1 ग्राम नाइट्रोजन, देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 1 ग्राम की वैल्यू आप निकाल सकते हो मैथमेटिक्स। तो ये जो 6 ग्राम यहाँ आया इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा इतने हाइड्रोजन के साथ। ठीक, अब देखो हमें देखना है कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, तो वो 2000 ग्राम नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? तो यहां आप लिख सकते हो 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कितने के साथ रिएक्ट करेगा? अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन इतने के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा? सीधा लिखो 6/28, यही लिखा मैंने, मल्टीपल बाई 2000, इतने हाइड्रोजन के साथ 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमें निकालना ही 2000 ग्राम का है ना। मैं पूछा है कि 2000 ग्राम जब रिएक्ट करेगा तब कितना अमोनिया बनेगा, तो ऐसे आपको करना है। ठीक, तो पहले हमने लिख दिया 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6/28 ग्राम, 6/28 यही लिखा, मल्टीपल बाई 2000, क्योंकि आपको पता है 1 ग्राम की वैल्यू पता है, तो 2000 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी? जितनी 1 ग्राम की है उससे 2000 ग्राम को मल्टीपल कर दो, बस ये आएगा। तो यहां से जो निकल के आता है, ठीक है, यहां से जो निकल के आता है वो आता है 428.57, यहां से आएगा 428.57। आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यहां इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा 428.57 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक, तो देखो यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन हमें जो दिया है, ये जब हम इसको लेंगे ये रिएक्ट करेगा कितना? सिर्फ 428 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन टोटल हाइड्रोजन हमारे पास कितना दिया हुआ है? टोटल H2 कितना प्रेजेंट है? टोटल हाइड्रोजन प्रेजेंट है 1000 ग्राम। ठीक, 1000 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, टोटल 1000 ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, और अमोनिया जब बनेगा उस टाइम कितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? देखो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास 1000 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक, और N2 कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? सिर्फ 428.57 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा N2। ठीक है, और आप मुझे ये बताओ इन दोनों में से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से पहले कौन खत्म होगा? तो देखो आप बोलोगे हमने पूरा 2000 ग्राम नाइट्रोजन लिया, पूरा 2000 ग्राम नाइट्रोजन ले लिया, वो कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? 428.57 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब टोटल हाइड्रोजन हमारे पास 1000 था, और उसमें से कितना रिएक्ट होगा? जब 2000 ग्राम नाइट्रोजन हम लेंगे, पूरा 2000 ग्राम जितना नाइट्रोजन दिया था सारा ही ले लिया, तो उस टाइम 428.57 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो इतने ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट हो गया। ठीक, और
नाइट्रोजन पूरा ही खत्म हो गया, नाइट्रोजन पूरा 2000 ग्राम ही खत्म हो गया, और हाइड्रोजन कितने ग्राम खत्म हुआ 428.57, और टोटल कितना था 1000, तो 1000 में से 428 ग्राम खत्म हुआ, बचा हाइड्रोजन बच गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन बच गया ना, हाइड्रोजन क्या हो गया, बच गया। ठीक, और खत्म कौन हो गया, पहले खत्म हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन खत्म हो गया, तो जो खत्म हो जाता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें जो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना था वो हमें पता चल गया, वो कौन सा यहाँ N2 लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, अब आपको ये बताना है जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, जो बच जाता है उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ 428 ग्राम हाइड्रोजन था, मतलब 428 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो यूज हो गया, बाकी पूरा 1000 ग्राम था, 428 ग्राम यूज हुआ, तो बाकी कुछ बच गया ना, मतलब हाइड्रोजन यहाँ इस रिएक्शन में एक्सेस रिएजेंट है। N2 जो पूरा खत्म हो गया, 2000 ग्राम था, 2000 पूरा ही खत्म हो गया, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, N2, तो ये हमने पहले निकालना होता है यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे हम निकाल सकते हैं कि अमोनिया प्रोड्यूस कितना होगा। आप मुझे बताओ, अगर देखो ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिल रही हैं तब अमोनिया बन रहा है। ठीक है, दोनों मिल रही हैं तब अमोनिया बन रहा है। अगर यहां से एक खत्म हो जाएगा, एक नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, तो क्या फिर अमोनिया बनेगा? नहीं, फिर अमोनिया नहीं बनेगा। इसका मतलब अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है इस नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन पहले खत्म हो रहा है ना, नाइट्रोजन पहले खत्म हो रहा है, तो जितना नाइट्रोजन होगा उस हिसाब से अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ये आपको चीज यहां याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम बता सकते हैं यहां से कि देखो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे हम प्रोडक्ट को देखते हैं कि जितना लिमिटिंग रिएजेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो अब आप ये देखो यहां से 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बन रहा है? 34 ग्राम। उसको लिख लो यहां 28 ग्राम नाइट्रोजन, क्योंकि हम सिर्फ नाइट्रोजन के बेस पे देखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे प्रोडक्ट देखते हैं। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना अमोनिया बना? जब देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन से बनता है 34 ग्राम अमोनिया NH3 बनता है। ठीक, तो अब देखो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास है 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, हमें 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना है। ठीक है, समझो चीज, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, समझो 5-6 बार नोटबुक पे प्रैक्टिस करो, आ जाएगा आपको। ठीक, देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनता है, वो हमें इस रिएक्शन से पता चला। अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट है तो आपको समझ में आया होगा। 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनता है, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना बनेगा? 1 ग्राम नाइट्रोजन से बनेगा 34 डिवाइडेड बाई 28 ग्राम NH3 बनेगा। पहले 1 ग्राम का निकाल लोगे तो आसानी हो जाएगी। अब देखो हमारे पास टोटल नाइट्रोजन कितना है? 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम से कितना बनेगा? 2000 ग्राम से नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा? बस 1 ग्राम से इतना बना, तो 2000 से इस 2000 को इससे मल्टीपल कर दो, बस 34 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीपल बाई 2000 ग्राम अमोनिया इतना बनेगा। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2428.57, यहां से आएगा 2428.57 ग्राम NH3। ठीक है, तो यही हमें कैलकुलेट करना था और कुछ कैलकुलेट नहीं करना था। ठीक, 2428.57 ग्राम NH3। देखो पहले हमें यही बताना था लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो पहले खत्म हो जाता है। तो नाइट्रोजन यहां पहले खत्म हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन पहले खत्म हो गया, क्योंकि आपको मैंने सारा कुछ बता दिया। नाइट्रोजन पहले खत्म हुआ, तो जो पहले खत्म हो गया वो भी तो चाहिए अमोनिया बनाने के लिए, तो हम सिर्फ उसी के बेस पे लिमिटिंग रिएजेंट को ही देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट जितना होगा उतना ही अमोनिया बनेगा। ठीक, तो यहां इस रिएक्शन से पता चला 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनता है। ठीक, तो क्योंकि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, इसी को देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे। 28 ग्राम से 34 ग्राम बनता है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? और हमारे पास टोटल 2000 ग्राम नाइट्रोजन है, तो इससे कितना अमोनिया बनेगा? 2428.57। तो यही इसका आंसर है। देखो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखो इतना लंबा क्वेश्चन है, 1 मिनट में तो नहीं हो सकता। ठीक, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पे, तो ये क्वेश्चन देखो हमारा नेक्स्ट है। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। देखो परसेंटेज कंपोजिशन से पूछा हुआ है, तो MgSO4 दिया हुआ है। देखो सिंपल है, सिर्फ लिखना है आपको MgSO4 दिया है आपको। ठीक, तो
MgSO4 दिया, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, सारे ही एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन आपको निकालनी है MgSO4 में। ठीक, तो आपको एक चीज मैं बताऊं, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का, परसेंटेज कंपोजिशन का जो फार्मूला होता है वो आपको पता ही होगा, वो होता है कि मास ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीपल बाय 100। ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का फार्मूला। मतलब यहां से जिसकी परसेंटेज आपको निकालनी है उसका मास लिखना है, डिवाइडेड बाय पूरे मॉलिक्यूल का मास लिखना है, पूरे मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो लिखना है, मतलब पूरा जो आपको ये मॉलिक्यूल दिया है इसका मास लिखना है, ठीक है, और मल्टीपल बाय 100 करना है। ठीक, तो यहां आप पहले एक काम करो, ये मोलर मास पहले निकाल लेते हैं। तो मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इन तीनों का मास लिखो, उनको प्लस कर दो। तो यहां दिया हुआ है आपको मैग्नीशियम का 24, मैग्नीशियम का 24 दिया है, सल्फर का दिया हुआ है 32, और 4 ऑक्सीजन का हो जाता है 64, एक का 16 होता है। तो ओवरऑल इसको प्लस करो, 4 2 6 4 10 0 1 6 7 8 9 10 11 1 12 120 इतना आ जाएगा। देखो एक बार सॉल्व कर लो आप, इतना आएगा ना, 4 2 6 4 10 6 7 8 9 10 11 1 12 120 आ जाएगा। ठीक है, मोलर मास आ गया इसका 120 ग्राम पर मोल, लिख दो। ठीक, ग्राम पर मोल ना भी लिखो, 120 ही काफी है। अब हम क्या करते हैं, सबकी परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम को यहां निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर को यहां निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को हम यहां निकालेंगे। ठीक, तो मैग्नीशियम कितना है इसमें, मैग्नीशियम का मास कितना है, देखो मैग्नीशियम एक ही है ना, तो एक का मास 24 होता है, तो 24 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 120 ग्राम। ये आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक, तो मल्टीपल बाई क्या करेंगे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा उसके आगे परसेंटेज लिख देना। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 24 हो जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक, 20% मैग्नीशियम है, ऐसे ही निकालना है आपको। सल्फर का निकालो, देखो इस कंपाउंड के अंदर सल्फर का कितना मास है, 32 है ना, एक ही सल्फर है, 32 मास है, डिवाइडेड बाई टोटल 120 है, टोटल मतलब मोलर मास कंपाउंड का 120 है, मल्टीपल बाई 100 करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा कैंसिल यहां से, तो यहां से आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो यहां से जो आएगा उसके साथ परसेंटेज लगा देना, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहां से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, तो यहां ऑक्सीजन का कितना मास है इस कंपाउंड के अंदर, देखो 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई मोलर मास टोटल कितना है 120 मल्टीपल बाई 100। बस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे क्या होगा, इसको 2 से कैंसिल करो, 5 टू द 10। ठीक, बस इसको मल्टीपल कर लो यहां से, तो जो आया देखो 64 मल्टीपल बाई 5 डिवाइडेड बाई 6, जितना आया वो उसके आगे परसेंटेज लिख देना बस। और अगर इसको चेक करना हो कि सही है कि नहीं, सारी परसेंटेज को चेक करना, मतलब सारी अगर चेक करना हो कि परसेंटेज कंपोजिशन जो हमने निकाली ठीक है या गलत है, तो चेक करने के लिए जितनी भी परसेंटेज है उनको प्लस कर देना, ये प्लस ये प्लस ये, तो 99.9 या फिर 100 के आसपास अगर आ गया या फिर 99 के आसपास, इसका मतलब ठीक है, क्योंकि सारी परसेंटेज ओवरऑल तो 100 के आसपास आनी चाहिए ना, क्योंकि परसेंटेज को हमेशा 100 में से लेते हैं। तो इनको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन था हमारा परसेंटेज कंपोजिशन का। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है, तो देखो यहां इसमें पूछा हुआ है 2 मार्क्स का, स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो अब मैं ये तो आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्या है, ये क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यहां लिखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर वाला, देखो 7 नहीं 6 नंबर वाला, डिफाइन मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड नंबर। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास ये क्या होता है, और मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ये क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि मास के टर्म में 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास के बराबर होता है, उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम्स लिख दो, इन ग्राम्स उसके बराबर होता है। और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होता है। ये इसका आंसर है।
पहले का, मोल इन टर्म्स ऑफ मास का, ठीक। ये आपको पता ही है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 1 मोल को अगर हम मास के टर्म में देखें तो किसी एटम का 1 मोल होता है उसका एटॉमिक मास आगे उसके ग्राम लिख दो, ठीक। जैसे मैं बोलूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम होगा, ठीक। या फिर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होगा, ठीक। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या होता है, 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक। यही इसका आंसर है, ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान चीज है, इतना बड़ा करके पूछा हुआ है, आपको डरना नहीं है, 3 मार्क्स का है। देखो यहां बोला गया है कि, यहां क्या बोला गया है, समझो इस चीज को, यहां करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहां पूछा हुआ है व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NeHCO3 इज एडिड टू सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH या क्या है, देखते हैं, ठीक। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि पहले NeHCO3 ये दिया हुआ है, ठीक है। बोला गया है कि जब इसको हम किस में ऐड कर रहे हैं, CH3COOH में, CH3COOH सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये कितना है 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम ये वाला है, और सॉल्यूशन ऑफ CH3 वेइंग 10 ग्राम, ये जो सॉल्यूशन है इसका मास 10 ग्राम है। आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक। तो यहां से बन क्या रहा है, बन क्या रहा है, ठीक है। आगे बन रहा है, बोल रहा है कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, मतलब यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी 2.2 ग्राम और प्लस कुछ रेजिड्यू बच गया, उसका वेट है 12 ग्राम, ठीक। अब बताओ कि ये जो सिचुएशन दी हुई है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है कि नहीं करती। तो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि अगर हमारे पास A प्लस बी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट A B बन रहा है या जो भी बन रहा है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, मतलब A प्लस बी का जो मास होगा इज इक्वल टू A B के मास के बराबर होगा। तो आप इसको देखो तो ये वही चीज को, उस चीज को फॉलो कर रहा है। देखो ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं, तो इस रिएक्टेंट को A मान लो, इसको B मान लो, ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। बस एरो को आप इधर भी लगा सकते हो, मैंने नीचे लगा दिया है, ये प्रोडक्ट हैं। तो अगर देखो इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, तो अगर A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस D है तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो A प्लस बी कैसे करोगे, A कितना दिया हुआ है 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम प्लस B कितना है 10 ग्राम इज इक्वल टू C कितना है 2.2 ग्राम प्लस D कितना है, D हमारा 12 ग्राम है, ठीक। तो देखो 10 यहां आएगा 14.2 ग्राम और यहां भी कितना आएगा 14.2 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब जितने रिएक्टेंट बन रहे हैं उतने ही, मतलब जितना रिएक्टेंट्स का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है, इसलिए ये जो एग्जांपल है, ये जो स्टेटमेंट दी है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, ठीक। बस इतना इसका आंसर है और कुछ नहीं इसमें खास। देख के डरना नहीं है, ऐसे कभी कभी लैंग्वेज लेंथी होती है लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट पे चलें, ये देखो यहां लिखा हुआ है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। देखो ये जो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सिखाया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, परसेंटेज भी सेम दी है, सिर्फ आगे हमें देखो उसमें हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना था, यहां हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए हम पहले इसको साफ कर लेते हैं फिर हम चलते हैं। देखो यहां भी वही सेम चीज है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो, उसमें जहां ये मतलब ऐसा क्वेश्चन हो परसेंटेज वाला, वहां आपको पहले वही इंपीरिकल फार्मूला ही निकालना है। देखो आयरन की परसेंटेज कितनी दी हुई है 69.1% और ऑक्सीजन की दी हुई है 69.9 और 30.1% इतनी दी है। तो आपको वही स्टेप्स अप्लाई करने हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। तो स्टेप्स अप्लाई करके पहले आपको इंपीरिकल फार्मूला निकालना है, ठीक है, इंपीरिकल फार्मूला निकालना है। और आपको पता है इस केस में इंपीरिकल फार्मूला क्या आया था, Fe2O3 आया था। आपको निकालना है पहले इंपीरिकल फार्मूला हमेशा। अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैं आपको बताता हूं इंपीरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहां मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कैसे निकालते हैं, ठीक। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है N इंटू इंपीरिकल फार्मूला, ये होता है। अब हम क्या करते हैं कि यहां मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि इसमें एक रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में और इंपीरिकल फार्मूला में, पूछा भी हुआ है, बहुत बार पूछा भी है। तो कैसे निकालते हैं, N इंटू इंपीरिकल फार्मूला होता है। अब ये N क्या होता है, N इज इक्वल टू होता है
n इज इक्वल टू होता है मोलर मास, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ऑक्साइड डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास ये होता है, ठीक। मतलब देखो ये क्या होता है, मतलब जब कभी हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए बोलते हैं ना, तो यहां क्वेश्चन में मोलर मास दे देते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है गिवन दैट मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड इज, मतलब जो ऑक्साइड बना उसका मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई, मतलब ये n की वैल्यू, n ऐसे निकलता है, मैंने पीछे n की वैल्यू लिखी थी ना, यहाँ मॉलिक्यूलर मैंने लिखा था, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई, देखो आर करके ये भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, बस। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या फिर मोलर मास कितना दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 159.8 डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। कैसे निकालोगे, ये एम्पिरिकल फार्मूला है ना, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, देखो इनके मासिस को प्लस कर दो, बस एम्पिरिकल फार्मूला इसके मासिस को प्लस करेंगे। आयरन 1 का 56 होता है, 2 इंटू 56 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, तो 16 इंटू 3 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप करो सॉल्व, देखो कितना आता है। मैं कैलकुलेटर पे करता हूं इसको, 56 इंटू 2 मल्टीपल बाई 48 ये करना है आप, 56 इंटू प्लस 48 है, ठीक, 160 आता है, ठीक। यहां से आएगा इसका मास 160, ठीक है, 160 के आसपास आता है, ठीक। तो बस ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना 160, तो उसको एम्पिरिकल फार्मूला मास को यहां लिख लो 160। अब आप अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स फिजिक्स जानते हो, आपको पता है इसको 159.8 को हम 160 के आसपास लिख सकते हैं ना, तो डिवाइडेड बाई ये भी 160 है, तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए, यहां से n की वैल्यू आ गई 1, बस n की वैल्यू कितनी आई 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है, तो n की वैल्यू 1 आई, 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या है Fe2O3, बस इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो वही Fe2O3 आएगा, ठीक है। बस तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, मतलब ये जो हमने अभी क्वेश्चन देखा इसमें एम्पिरिकल फार्मूला तो ये है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका Fe2O3 है, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 1 आई तो 1 को इससे मल्टीपल करेंगे वही रहेगा, ठीक। ऐसे करके आपको ये निकालना है, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो यहां क्या पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला डिफाइन करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है, ठीक, बस इतना ही लिखना है। तो नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर, ये आप निकाल सकते हो, मतलब 0.5 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा, मास कितना होगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होता है। तो आपको पता है मोल इन टर्म्स ऑफ मास यहां अप्लाई करो, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू इसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, ठीक। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 + 2 18, तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है 18 ग्राम। हमें बोला है 0.5 मोल ऑफ वाटर कितना होगा, तो 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम है, तो 0.5 मोल ऑफ H2O कितना होगा। अगर 1 मोल की वैल्यू इतनी है तो 0.5 मोल की वैल्यू इतनी ही होगी ना, 0.5 मल्टीपल बाई 18, 0.5 होता है हाफ, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको 18 लिखेंगे तो 2 9 द 18 इज इक्वल टू 9 ग्राम हो जाएगा। बस यही आंसर है, 0.5 मोल ऑफ वाटर कितने ग्राम होगा 9 ग्राम, बस इतना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखो स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। बस इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका फेवरेट। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा, रटा होगा, डेफिनेशन वही आप लिख सकते हो, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो हाउ इज मोल रिलेटेड टू नंबर ऑफ एटम्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक। तो मोल और नंबर ऑफ एटम में क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है 1 मोल इसके बराबर होता है, 1 मोल किसी भी चीज का ले लेना, एटम्स का ले लें या जिस मर्जी का ले लें, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ये पहली पार्ट का आंसर है। 1 मोल ऑफ
देखो नंबर ऑफ एटम से मोल को रिलेट करना है ना, तो 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये इसका आंसर है। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ गैसेस के साथ मोल को कैसे रिलेट करते हैं, तो 1 मोल आप ऐसे लिख देना, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ये होता है। बस इसका यही आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पहले सब कुछ पढ़ा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। पहला देखो, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास वो भी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो ये वही सिंपल है जैसे हमने पहले अभी किया ना, वैसा ही है। तो देखो पहला देखो, इसमें क्या बोला हुआ है यहां कि एम्पिरिकल फार्मूला कितना दिया है, CH2O दिया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर CH2O दिया हुआ है ना एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। और N किसके बराबर होता है आपको पता है, N इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, यही होता है, वही सेम जो पहले किया। तो अब आप क्या करोगे, N इज इक्वल टू निकालो, मॉलिक्यूलर मास यहां क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, देखो 150 दिया हुआ है, 150 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालते हैं, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका मास निकाल लो, 16 2 18 और कार्बन कितना होता है 12, 16 2 18 10 28 29 30 30 आएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास। आपको पता है जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ना सबको प्लस करके, वैसे ही एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालते हैं, ठीक। तो बस यहाँ 30 आ जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, 3 1 3 5 3 15, N इज इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक। तो बस मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है, तो N कितना आ गया 5 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला कितना है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O है, तो CH2O लिख देना यहाँ। बस इस 5 को मल्टीपल कर दो, 5 को C से मल्टीपल करेंगे आएगा C5, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे आएगा H10 और 5 को O से मल्टीपल करेंगे आएगा O5। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, C5 H10 O5, यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर A जो है ये करेक्ट है इसमें, ठीक। और नेक्स्ट इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो, ये पूछा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, ठीक। तो देखो ये आपको आगे क्वेश्चन में यूज भी होगा, ये रिलेशन देख लेना। जो दूसरा क्वेश्चन यहां पूछा हुआ है ना, उसमें पूछा हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, ठीक है। ये याद रखना, वेपर डेंसिटी, अगर कहीं वेपर डेंसिटी दी हुई है उसको 2 से मल्टीपल करो तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है, ठीक। यही इसका आंसर है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ये देखो, ये तो आप आराम से कर सकते हो। देखो, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, डिफाइन करना एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है Na होता है, मतलब ये 6.022 इंटू 10⁻23 जो नंबर होता है इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एमिडियो एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था, तो इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, वही जो आपको मैंने पहले बताया, ठीक है, कि मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास अगर सब्सटेंस एटम है, और 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल है। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, वही सेम जो अभी मैंने आपको बताया था, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर, यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को सिर्फ स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है, मतलब डिफाइन करना है, ठीक है। एग्जांपल्स देनी है, साथ में एग्जांपल लिख देना एक, ठीक। ये तो आप कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये देखो, यहाँ स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये बहुत बार पूछा गया है, 2-3 बार जो पेपर आए उनमें ये पूछा हुआ है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यहाँ भी आपको वही करना है। ये लॉ बोलता क्या है, अच्छा आप मुझे ये बताओ। ये लॉ ये बोलता है कि एक केमिकल कंपाउंड को जहां मर्जी से लो, उसमें सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में, ठीक है, ये बोलता है। तो ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट देखें, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग रहा है आपको, ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आई थिंक यहां जो स्टार्टिंग में 1.3375 है, ये वहां 1.3375 नहीं है, यहां 1.375 है, 33 नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन में 1.33 लेते हैं तो ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक। तो इसमें ये मिस्टेक है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले साफ कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है
यहां पूछा हुआ है कि 1.3375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड वाज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन एंड द वेट ऑफ कॉपर रिमेन्ड एज 1.098। ठीक, देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। यहां 1.3375 नहीं है, 1.375 है। ठीक, इसमें 1.375 आप करोगे वैल्यू में, पहली वैल्यू में ये चेंज करोगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। देखो लास्ट में देखो इसमें पूछा क्या है, शो दैट दीज रिजल्ट्स इलुस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बताओ कि ये जो ऊपर डेटा दिया हुआ है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है कि नहीं करता। ठीक, तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोलता क्या, जो मैंने आपको पहले बताया कि केमिकल कंपाउंड को जहां मर्जी से लेके आओ, ठीक है, उसमें सेम एलिमेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बोलता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं है, दो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, दोनों से कॉपर का कोई ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, हमें बस ये बताना है कि वो जो कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है उन दोनों ही केसेस में, एक एक्सपेरिमेंट में और दूसरे एक्सपेरिमेंट में, दोनों में ही जो कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है, उन दोनों ही कॉपर के ऑक्साइड्स में कॉपर और ऑक्सीजन की बाई मास रेशो सेम है, हमें ये बताना है। ठीक, तो अगर आप पढ़ोगे इसको तो पढ़ सकते हो आप। देखो यही लिखा हुआ है ना कि पहले कॉपर ऑक्साइड, यहां जो लिखा है 1.3375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग इन करंट ऑफ हाइड्रोजन एंड द वेट ऑफ कॉपर रिमेन्ड एज 1.098 ग्राम। में यहां आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले ये बोल रहा है 1.375 ग्राम कॉपर का कोई ऑक्साइड था, क्यूप्रिक ऑक्साइड था। ठीक, इसको रिड्यूस किया, ठीक है, इसको रिड्यूस किया हीट करके, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसको रिड्यूस किया हीट करके, और यहां से रिड्यूस करने के बाद कॉपर का वेट जो आया, रिड्यूस करने के बाद कॉपर का वेट आया कितना, कॉपर का वेट आया 1.098 ग्राम। ठीक है, इतने ग्राम स्टार्टिंग में था कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, 1.098 ग्राम आया। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, इसमें देखो स्टार्टिंग में हमारे पास कॉपर ऑक्साइड कितना था 1.375, इसको हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कराया, उसके बाद कॉपर का वेट बच गया 1.098 ग्राम। ठीक, कॉपर का वेट इतना बच गया। ठीक है, हमें पहले क्या करना है, इस ऑक्सीजन का वेट निकालना है। तो आप बोलोगे ऑक्सीजन वेट। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में 1.37 ग्राम कॉपर ऑक्साइड था, इसमें से कॉपर इतना बच गया। ठीक, तो बाकी जो बचा, मतलब इसमें से अगर हम ये माइनस करें तो ऑक्सीजन का आ जाएगा ना, मतलब स्टार्टिंग में इतना था कॉपर ऑक्साइड, उसको रिड्यूस कराया तो कॉपर इतना बच गया, मतलब कॉपर इतना बन गया, इतना हो गया, और ऑक्सीजन जो होगा वो कितना होगा। तो ऑक्सीजन वेट कैसे निकालेंगे, इसमें से, इस पूरे में से कॉपर का वेट निकाल दो, इस पूरे में से कॉपर का वेट अगर हम निकाल लें तो ऑक्सीजन बच जाएगा ना। तो पूरा कितना है 1.375 ग्राम माइनस कॉपर कितना है 1.098 ग्राम, बस यहां से आ जाएगा ऑक्सीजन का वेट। ठीक, इसको मैं कैलकुलेटर पे करता हूं, आप इसको सॉल्व करो। अच्छा 1.375 माइनस 1.098, तो यहां से आएगा 0.277, यहां से आएगा 0.277 ग्राम ऑक्सीजन। मतलब ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे पहले एक्सपेरिमेंट में हमारे पास, हमें ये समझ में आता है कि कॉपर का वेट इतना है और ऑक्सीजन का वेट इतना है, तो कॉपर इज टू ऑक्सीजन की रेशो कितनी होगी, कॉपर इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कॉपर कितना है 1.098 इज टू ऑक्सीजन कितना है 0.277। ठीक, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मतलब देखो ये लॉ क्या बोलता है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सिचुएशंस दी हुई हैं, जो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोलता है कि किसी एक केमिकल कंपाउंड को जहां मर्जी से बनाओ, उसमें रेशो जो होगी, दोनों एलिमेंट की रेशो फिक्स होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनमें रेशो की चेक करते हैं। तो कॉपर इज टू ऑक्सीजन है ना, तो कॉपर बाई ऑक्सीजन की रेशो यहां निकाल सकते हैं हम। तो कॉपर कितना है 1.098 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन कितना है 0.277। ठीक, इसमें से जब ये यहां से आएगा ना जो, तो इसका मतलब होगा वो कॉपर और ऑक्सीजन की यहां रेशो है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, करो सॉल्व आप। 1.0 डिवाइडेड बाई 0.277, यहां से आएगा 3.96, यहां से जो रेशो आएगी 3.96। ठीक, मतलब पहले हमने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कराया,
तो उसमें कॉपर और ऑक्सीजन की जो रेशियो है पहले एक्सपेरिमेंट में आई 3.96। अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी कॉपर और ऑक्सीजन की रेशियो यही आई तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करती है, ठीक। लेकिन अगर हम ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो वैल्यू 1.3375 है ना, उसको लेके अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फिर ये सिचुएशन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करती, ठीक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें 1.375 ले रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमें इसमें शो करना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो कंपाउंड्स है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करते हैं, इसलिए हम यहाँ से 1.3 को हटा रहे हैं, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ क्वेश्चन देने में मिस्टेक हुई है, ठीक। तो अभी देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यहां बोला हुआ है इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिसॉल्व्ड इन HNO3 एंड रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट कन्वर्टेड टू कॉपर ऑक्साइड बाय इग्निशन। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज 1.476 ग्राम। इसमें बोल रहा है कि 1.179 ग्राम कॉपर है, 1.179 ग्राम कॉपर था, उसको कुछ किया, एक्सपेरिमेंट कराया और कॉपर ऑक्साइड बनाया, ठीक है। इतना कॉपर डाला, एक्सपेरिमेंट किया और कॉपर ऑक्साइड बनाया, वो कितने ग्राम बना, 1.476 ग्राम, ठीक, कॉपर ऑक्साइड इतना बना। तो अब जैसे यहां रिड्यूस करके कुछ किया था, कॉपर ऑक्साइड बनाया था, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का हमने वेट निकाला, उसकी रेशो देखी इतनी आई, ठीक। इसमें भी वही करना है। यहां देखो, यहां कॉपर ऑक्साइड किसी और तरीके से बनाया तो लॉ तो यही बोलता है ना, जैसे मर्जी केमिकल कंपाउंड जहां से मर्जी लेके आओ उसमें एलिमेंट्स की रेशो सेम होती है। तो इसमें एलिमेंट्स की इस तरीके से बनाया, एक एक्सपेरिमेंट के तरीके से बनाया तो रेशो आई 3.96। दूसरे तरीके से हम बनाएंगे तो उसमें भी कॉपर और ऑक्सीजन की रेशो चेक करो, देखो कॉपर इसमें 1.179 है, कॉपर ऑक्साइड जो बना उसका वेट इतना है, तो इस पूरे में से कॉपर इतना है तो ऑक्सीजन कितना होगा, इसमें से ये निकाल दो, मतलब इस पूरे में से कॉपर को निकाल दो। देखो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को निकाल दो, मतलब कॉपर के वेट को माइनस कर दो तो ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा, 1.476 माइनस 1.179 ये आएगा, ठीक। इसको आप करो माइनस, मैं कैलकुलेटर पे करूंगा, 1.476 माइनस 1.179 तो 0.29 आया, यहां से आया 0.29, ठीक। इतना 0.297 इतना हमारे पास यहां आ गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन की रेशो क्या इसके बराबर है, तो कॉपर डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन करो, कॉपर कितना था 1.179 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन कितना आया 0.297। इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर पे करता हूं मैं, 1.179 डिवाइडेड बाई 0.297 तो आया 3.96 आ गया। यहां से भी, यहां से अगर आप करोगे आएगा 3.96। तो बस ये दोनों ही सेम है, तो आप ऐसे लिखो, देखो ये इस एक्सपेरिमेंट से जब कॉपर ऑक्साइड बनाया उसमें उसमें भी उतना ही है, ठीक है, उसमें भी रेशो सेम है 3.96 है। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट से जो कॉपर ऑक्साइड बनाया उसमें भी रेशो 3.96 है। तो हो गया ना प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया कि केमिकल कंपाउंड को जहां मर्जी से बनाओ, जैसे मर्जी लाओ, उसमें सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। तो देखो एक इस तरीके से बनाया, इसमें भी सेम एलिमेंट कंबाइन है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास है, ठीक है। इसमें भी रेशो सेम है, इसमें भी सेम है। तो बस यही प्रूव करना था आपको। तो ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आगे आपको लिख देना है कि ऐसे, मतलब इंग्लिश में आपको आता ही होगा लिखना कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी जो रेशो आई वही रेशो सेकंड एक्सपेरिमेंट में आई। इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन करना है। चले नेक्स्ट पे, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां से देखो क्वेश्चन कितना आसान है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 आप कर सकते हो आराम से, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बस ये तो आप सॉल्व कर लोगे ना। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जो सिंपल रेशो ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एटम्स की सिंपल रेशो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको पता ही है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहां जितने भी दिए हुए हैं किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक। तो क्या करोगे, आप यहां पहला ए करके जो पार्ट दिया हुआ है ना, वो दिया है 45
44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम देखते हैं पहले 40 दिख नहीं रहा है आपको, ये कर लेते हैं यहाँ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखते हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो आपको पता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। या आप एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले मोल बना लो इसके। ठीक है, पहले मोल निकाल लो। ठीक, मोल कैसे निकालते हैं आपको पता है, 45 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे, तो मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या फिर मोलर मास। ठीक, तो मास कितना दिया है 44 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन 12, 16 इंटू 2, 32 प्लस 12 करेंगे 44 ही होता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको पता ही है, यहाँ 32 आएगा प्लस यहाँ 12 आएगा, यहाँ 4 4 44 ही होता है, तो इसका मोलर मास भी 44 होता है, तो 44 यहाँ आएगा इज इक्वल टू 1 मोल, इसका आ जाएगा 1 मोल। ठीक, 1 मोल आ जाएगा। सबके पहले आप मोल निकाल लो। ठीक, देखो जब आप मोल निकालोगे ना आपको पता चल जाएगा मॉलिक्यूल कितने, तो यहां आप मॉलिक्यूल भी अभी निकाल सकते हो आराम से। देखो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो अभी हम देखते हैं। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल होता है, तो 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आपको पता है किसी के भी अगर 1 मोल लेंगे तो इतना ही होगा, तो मतलब 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, और इस नंबर को हम Na भी बोलते हैं, तो बोलेंगे Na मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, यहां इसमें 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये पहले आपने निकाल लिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। अभी हम देखते हैं 64 ग्राम ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बी पार्ट है 64 ग्राम O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, मोल्स निकालो पहले, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास 64 ग्राम दिया है डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, वो इसका निकालना है आपको, 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो यहां से 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल्स हैं। और देखो यहां हमने 1 मोल निकाला था ना, मतलब 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमने कितने मोल्स निकाले थे, 1 मोल, तो जितने मोल उस हिसाब से मॉलिक्यूल निकाले थे। ठीक है, तो यहां आपको पता है कि 64 ग्राम ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 64 ग्राम ऑफ O2 होता है 2 मोल्स, तो इसका मतलब यहां मॉलिक्यूल होंगे 2Na मॉलिक्यूल्स यहां होंगे। ठीक है, मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे इसमें। ठीक, क्योंकि 1 मोल में होंगे इतने, 1 मोल में इतने होंगे, तो 2 मोल्स में 2 इंटू इतने हो जाएंगे, तो 2Na मॉलिक्यूल यहां होंगे। थर्ड देखो यहां करते हैं हम, थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ H2, 10 ग्राम H2 में मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मोल्स निकालो पहले, 10 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 2, तो यहां से 5 आ जाएगा, मोल्स इक्वल टू 5 आ जाएंगे, तो इसमें मॉलिक्यूल होंगे 5Na। ठीक है, 5Na। और लास्ट वाला देखो 54 ग्राम ऑफ H2O, उसको देखो यहां देख लेते हैं, 54 ग्राम H2O दिया है, इसमें मॉलिक्यूल निकालो, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। ठीक है, 18, तो इसका दिया हुआ है 54, मोल्स निकालते हैं, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा ना 18, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर रहा हूं मैं, बस ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो 18 इंटू 3, ठीक है 18 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, इसके मोल आगे 3, तो यहाँ 3Na आ जाएगा, 3Na मॉलिक्यूल्स। तो आप खुद सोचो किस में मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। ठीक, देखो पहले केस में आया था Na मॉलिक्यूल्स, दूसरे केस में आया था 2Na मॉलिक्यूल्स, तीसरे केस में आया था 5Na मॉलिक्यूल्स, और चौथे केस में आया 3Na मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे 10 ग्राम हाइड्रोजन में। ठीक, 10 ग्राम हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं 5Na, मतलब 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसमें। ठीक, यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब सेम टू सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो आप खुद करोगे, अब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, देखो कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप सिंपल एक चीज लिख सकते हो। ठीक है, साफ कर देते हैं इसको। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अभी देखो
कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। मतलब CO2 का होता है 44 मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ CO2 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर अप्लाई करो यहाँ, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होता है ना, इज इक्वल टू 44 ग्राम, ठीक, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से हमें पता चल गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास इतना है, ठीक। तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक। आपको पता है इतने मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो 1 मॉलिक्यूल का इतना होगा 44 डिवाइडेड बाई 6.022 टू 10⁻, बस यही करना है आपको। ऐसे ही निकालते हैं ना मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये डिवाइडेड बाई ये कर लेते हैं, ठीक। इतने मॉलिक्यूल का मास इतना, 1 मॉलिक्यूल का मास ये डिवाइडेड बाई ये, बस इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा, ठीक है। यहां अगर हम इसको यहां इसको 6 मान लें, राउंड ऑफ कर दें, 6 मान लें तो 7 आ जाएगा ना, यहां 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा। सपोज हम मान रहे हैं, इसको आप खुद सॉल्व करोगे, मैं मान रहा हूं कि यहां 7 आया, तो 7 इंटू 10⁻23 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻23 ग्राम आ जाएगा इसका मास, ठीक है। इसको आप AMU में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राम में भी रखेंगे तो चलेगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास इतना आ जाएगा, ठीक है। 7 इंटू कुछ आएगा, या आप इसको सॉल्व करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक। ये था क्वेश्चन हमारा, इतना सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखो ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। ये आप कर सकते हो, मास ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि मास ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है ना, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल का मतलब होता है सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास, और मॉलिक्यूलर मास होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास, ठीक है। और मास ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है, देखो यही इसका आंसर है और कुछ नहीं है। मास ऑफ द मॉलिक्यूल का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक। और एक मॉलिक्यूल का मास बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। ये आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो वही सेम है जो मैंने आपको पहले कराया था, ठीक है। तो यहां वही क्वेश्चन वैसा ही है, पूछा क्या है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस में। ये आप खुद करोगे, अभी सॉल्व करो अपनी नोटबुक के ऊपर और आंसर कमेंट्स में लिखो, ठीक। देखते हैं कौन सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और ये जो यहां टिक किया हुआ है ना डी, ये डी इसका आंसर नहीं है, ठीक है, डी इसका आंसर नहीं है। आप आंसर खुद लिखोगे, निकालोगे, कमेंट करोगे, ठीक। नेक्स्ट देखो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ये मैंने आपको अभी बताया, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, बस यही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखें, ये देखो ये क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, तो है बहुत आसान है, ठीक है बहुत आसान। तो यहां बोला हुआ है कि हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर की गई है लेबोरेटरी में इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। रिएक्शन दी हुई है हमें, रिएक्शन देखो यहां लिख देते हैं, रिएक्शन दी है हमारे पास है जिंक सॉलिड प्लस HCl, 2HCl एक्वस, यहां से बन रहा है ZnCl2 प्लस H2 गैस। ये हमें रिएक्शन दी है। बोला क्या गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP व्हेन 32.65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट विद HCl। मतलब जब 32.65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट करता है HCl, तब हाइड्रोजन गैस कितनी रिलीज होगी। तो ऐसे ये स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन हैं, तो इनको करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया क्या करना पड़ता है। पहले रिएक्शन चेक करो बैलेंस है कि नहीं। देखो जिंक एक है, जिंक एक है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस्ड है, ठीक। अब क्या करोगे, जितने मोल्स हैं वो लिखोगे नीचे, ठीक। इसके कितने मोल है, यहाँ 1 मोल है, ठीक। इसके कितने मोल हैं, 2 मोल्स हैं, ठीक है। इसका 1 मोल है, और इसके कितना, ये कितना है 1 मोल है, ठीक है। पहले ये काम आपको करना है। अब दूसरा काम करना है, 1 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू जिंक का एटॉमिक मास, बस यही होता है। तो जिंक का एटॉमिक मास दिया है 65.3, तो यहां आएगा 65.3 ग्राम कर दो। 1 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू
22.3 ग्राम इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है 1 मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू उसका एटॉमिक मास इन ग्राम होता है, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक, और बाकी हमारे काम की कोई चीज नहीं है, यहां हम सिर्फ जिंक और हाइड्रोजन को ही लेंगे, बाकी भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहाँ हमारे काम की चीज सिर्फ जिंक और हाइड्रोजन है, तो यहाँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ कितने ग्राम आएगा, 1 मोल ऑफ H2 है तो इज इक्वल टू 2 ग्राम आएगा ना ये। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 का 2 तो 2 ग्राम। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा क्या है कि जब 32.65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ठीक है, जब 32.65 ग्राम जिंक रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो कितनी H2 गैस बनेगी। ठीक, ये मैंने गलती एक कर दी है यहां। ठीक है, देखो यहां ये गैस है तो 1 मोल ऑफ गैस आगे STP भी लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में STP भी लिखा हुआ है, तो ये भी दिया हुआ है 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस है ना, तो यहाँ 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल टू कितना होता है 22.4 लीटर, ये लिखना है, यहाँ ग्राम नहीं लिखना, 22.4 लीटर लिखना है। ठीक, बस अब देखो पूछा क्या है कि जब इतना जिंक रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ठीक है, तब कितनी हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी। ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं कि इतने से कितनी रिलीज होती है। तो आपको पता है 65.3 ग्राम जिंक जब रिएक्ट करता है तो कितनी गैस रिलीज हो रही है 22.4 लीटर। ये हमें कैसे पता चला, एक रिएक्शन को देख के, जब 65.3 ग्राम जिंक रिएक्ट करता है, क्योंकि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इतना रिएक्ट करेगा तो इतनी गैस रिलीज होगी। तो हम देखेंगे 1 ग्राम निकालेंगे हमेशा, 1 ग्राम जिंक रिएक्ट करेगा तो कितनी गैस रिलीज होगी 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई 65.3, वही 65.3 मैंने यहां लिख दिया। जब 1 ग्राम जिंक रिएक्ट करेगा तो इतनी गैस रिलीज होगी। अब हमें क्या देखना है, जब 32.65 ग्राम जिंक रिएक्ट करेगा तो कितनी गैस प्रोड्यूस होगी। तो बस सिंपल है, 32.65 ग्राम जिंक जब रिएक्ट करेगा तो कितनी गैस प्रोड्यूस होगी, यहां H2 कर सकते हो आप, इतनी H2 प्रोड्यूस होगी। बस इस चीज को उठा के जो यहां आएगा उसको मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, तो क्या है 22.4 डिवाइडेड बाई 65.3 मल्टीपल बाई 32.65, यहां आएगा 32.65। ठीक, बस 32.65 ग्राम जिंक यूज करेंगे, जब इतना जिंक जब रिएक्ट करेगा तो 1 ग्राम जिंक से इतनी गैस प्रोड्यूस होगी 32.5 से, इससे 32.5 को मल्टीपल कर लो। जैसे 10 रुपये 1 किलो प्याज का रेट 10 रुपये है, सपोज 1 किलो प्याज का रेट 10 रुपये है, तो 20 किलो प्याज का कितना होगा 20 × 10, वही है 1 किलो प्याज का रेट इतना, तो इतने प्याज का रेट कितना होगा, इतना मल्टीपल बाई इतना, बस इतना मल्टीपल बाई इतना कर दिया। ठीक है, 32.65। ठीक है, तो आई थिंक ये ऐसा होगा, ये 2 से उड़ेगा। ठीक है, 2 से उड़ेगा, 2 1 2 11.2। ठीक, तो यहां से ओवरऑल जो आंसर आएगा, जब 32 ये मैंने गलत, आपको आई थिंक दिख नहीं रहा है ये। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने यहां 32.65 ग्राम ऊपर लिखा है ना, यहां वो ऐसा है। ठीक है, मैंने बोला था ना अभी 32.65 ग्राम जब रिएक्ट करेगा तब कितना बनेगा, तो 32.65 जब रिएक्ट करेगा उस टाइम 1 ग्राम का इतना, उसको उससे मल्टीपल कर लो, बस मल्टीपल करेंगे तो 11.2 लीटर गैस उस टाइम रिलीज होगी। यही इसका आंसर है। देखो पूछा भी यही है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेट होगी STP पे जब 32.65 ग्राम जिंक रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो बस कितनी गैस रिलीज होगी 11.2। तो निकाला कैसे, ऐसे सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये देखो, यहां बोला हुआ है कि देखो पहले दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं। कोई ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान जल्दी खत्म हो जाए उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक, और पहला क्वेश्चन जो है, बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में। ठीक है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया होता है NH3, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, तो आपको पता है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया यहां दिया हुआ है, पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। तो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास दिया है 34 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 15 16 17, तो 17 आ जाएगा 2, तो यहां से मोल्स आगे 2 मोल्स। ठीक है, मतलब 34 ग्राम NH3 में कितने मोल होते हैं 2 मोल्स। ठीक, तो आपको पता है 1 मोल ऑफ NH3 में कितने मॉलिक्यूल होंगे,
6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल किसी का भी लो, इतने मालिक्यूल होते हैं। तो हमें कितना निकालना है 34 ग्राम का। 34 ग्राम में कितने होते हैं 2 मोल, मतलब 2 मोल में कितने मालिक्यूल होते हैं वही निकालना है। तो 2 मोल्स कितने होंगे, 2 मोल्स ऑफ NH3 में कितने मालिक्यूल होंगे, 2 मल्टीपल बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मालिक्यूल्स होंगे। तो 2 को 6 से मल्टीपल करेंगे 12 आएगा, 1.2 कुछ आ जाएगा। तो 1.2 वाला आंसर देखो, 1.2 इंटू 10⁻24 डी ऑप्शन, यही इसका आंसर है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 एटम ऑफ कार्बन का मास आपको निकालना है। ठीक, तो अगर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, यही होता है ना। 6.022 मतलब 1 मोल, 6.022 इंटू 10⁻23 का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम होता है। मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम लिखो, या फिर इतना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम होता है। ठीक, तो 1 एटम का कितना मास होगा, 1 एटम का देखो, इतने एटम का मास 12 ग्राम होता है कार्बन का, क्योंकि आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो 1 मोल का 12 ग्राम है, 1 मोल मतलब इतने एटम का, ठीक 12 ग्राम में। तो 1 एटम का कितना होगा, तो बस आपको पता ही है ना, 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 अपॉन ये वाला, ये नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। बस इसको सॉल्व कर लो, 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 जो आएगा वही 1 एटम ऑफ कार्बन का मास होगा। ठीक, इतना सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, यहां हमारे पास ये जो है ना, ये वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये वैसा ही है जैसा हमने पहले फार्मूला निकाला है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये साफ कर लेते हैं। फिर देखो, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, दैट्स इट, और परसेंटेज दी हुई है और कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो यही आपको समझ में आएगा। कार्बन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, यही तीनों दिए है ना। कार्बन दिया है 40%, हाइड्रोजन दिया है 6.67%, 40%, 6.67% हाइड्रोजन दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 53.33%, 53.33% ये दिया हुआ है। आप भी करो अपनी नोटबुक के ऊपर, देखो होता है आपसे कि नहीं होता, करो जल्दी। ठीक है, तो देखो आपको पता है पहले क्या करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 40% कितने ग्राम होगा, 40 ग्राम, 40 ग्राम ही होगा, सीधा लिख देना है। 6.67% इज इक्वल टू 6.67 ग्राम ही होगा। 53.33% है ना, 53.33 ग्राम ही हो जाएगा। ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ता है, इनको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ 40 ग्राम है ना, तो मोल्स कितने आएंगे इसके, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मास कितना है 40 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन का 12, तो 12। ठीक, तो यहाँ इसके मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स इज इक्वल टू मास कितना है 6.67 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1, बस ये। और इसके मोल्स निकालो, मोल्स इज इक्वल टू मास कितना है 53.33 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास इसका कितना होता है 16, बस ये किया। तो यहां से तो मोल कितने आ जाएंगे, देखो मैं यहां लिख देता हूं, कार्बन के मोल्स 40/12 करोगे तो कार्बन के मोल निकल के आ जाएंगे 3.33 निकल के आ गए। हाइड्रोजन के मोल निकल के आ जाएंगे, हाइड्रोजन तो वही है 6.67 ही आएगा, 6.67 ही आएगा। यहाँ से इसको 1 से डिवाइड करेंगे यही आएगा। तो यहाँ से भी अगर आप डिवाइड करोगे तो ऑक्सीजन के मोल आएंगे 3.33। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, देखो मोल्स हमने निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों में से छोटी रकम जो होती है उसको इन तीनों के साथ डिवाइड करना पड़ता है। तो छोटी रकम 3.33 है ना, तो इसको 3.33 ये वाला जो है इसको 3.33 से डिवाइड कर दो। इसमें 6.67 है, डिवाइड इसको भी डिवाइड कर दो 3.33 से। इस ऑक्सीजन में क्या है 3.33 है, इसको भी डिवाइड कर दो 3.33 से। अब आपको पता है ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा 2। ठीक, अब आपको क्या करना है, CHO है ना, CHO लिख देना है। C के नीचे क्या है, C के आगे 1, हाइड्रोजन के आगे 2, ऑक्सीजन के आगे 1। तो बस इसको उठा के ऊपर लिख लो, C के सामने 1 ने तो ऐसा बन जाएगा, देखो CH2O बन जाएगा। यही हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला, यही होता है एम्पिरिकल फार्मूला, ये निकाल लिया हमने। ये क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमें निकालना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक,
तो आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, यही होता है। ठीक है, बस हमें n निकालना है, तो n निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मोलर मास होना चाहिए। मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जिसको बोलते हैं, डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास होना चाहिए। ठीक, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास यहां से निकालेंगे, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का कितना होता है 12, 16, 10, 26, 27, 28 और 29, 30, 30 आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर आप यहां से निकालोगे 30 आएगा, मतलब ये आपको n इज इक्वल टू ऐसे लिखना है, एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया 30। तो मॉलिक्यूलर मास, ये मोलर मास कितना है, तो मोलर मास देखो यहां दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, देखो वेपर डेंसिटी दी है 30। ठीक है, तो ये इसको मोलर मास लिखो या फिर मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो आपको मैंने अभी रिलेशन बताया कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस में क्या रिलेशन होता है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी यही होता है ना, आपको बताया ना अभी, मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीपल करो, तो वेपर डेंसिटी कितनी दी है यहाँ 30, तो 30 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आ गया 60, एम्पिरिकल मास 30, बस इसको काटो तो n की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब इस 2 को यहां पुट करो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आ जाएगा 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला कितना आया था CH2O, बस इस 2 को इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या 2 को कार्बन से मल्टीपल करेंगे तो C2 आएगा, H4 आएगा, O2 आएगा, दैट्स इट, ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो इतना आसान है, ये एम्पिरिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपको निकालना था, वेपर डेंसिटी यूज करनी थी। ठीक, तो वेपर डेंसिटी हमने यूज करके निकाल दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो यहां लिखा हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो इन कंपाउंड्स का, बेंजीन और एसिटिक एसिड का। तो बेंजीन तो आपको पता है C6H6 होता है, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, इसको काट दो यहां से, मतलब देखो सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है ना, तो अगर हम इसको 6 को काट सकते हैं तो C और H हो गया, CH हो गया एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का। ठीक, तो एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4O2, इसको यहां 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 2 4 2 1 2 CH2O आ जाएगा, बस। ठीक है, CH2O आ जाएगा, तो ये आ गया, देखो ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिटिक एसिड का, ये आ गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह देखो सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है बस। ठीक, अगर यहाँ 6 है तो इसको 6 से डिवाइड किया, 6 कैंसिल हो जाएगा, CH आ जाएगा, या फिर C1H1 लिख सकते हो। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला, ये एसिटिक एसिड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि यहाँ 2 से कॉमनली कट हो सकता है ना, C2H4O2 है, इसी से हमने निकाला, C 2 है, H4 है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ऐसे करना है आपको। ठीक, नेक्स्ट देखें, ये देखो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालो। आई थिंक ये पहले हमने निकाल लिया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। ठीक, तो आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 ग्राम। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल का मास होगा 44 डिवाइडेड बाई 6.022 टू 10⁻23, बस इसको सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। ये पहले भी मुझे लग रहा है कि मैंने निकाला है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वही स्ट्रेशियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये साफ करना पड़ेगा, पहले साफ कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 3.0 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट करता है 29.0 ग्राम ऑफ O2 से वाटर बनता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा, तो यहां देखो हमें पता है कि H2 रिएक्ट कर रहा है O2 से और वाटर बन रहा है। हम पहले रिएक्शन लिख लेंगे, क्या हो रहा है, H2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ और वाटर बन रहा है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको अमोनिया वाला कराया था। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 2 मोल्स लिखो
2 मोल्स यहाँ है, 1 मोल यहाँ है, ठीक है, 2 मोल, ठीक ठीक है। अब आपको पता है 2 मोल यहां इसका मास लिखो, 2 मोल का मास कितना होगा 4 ग्राम, इसका मास कितना होगा 1 मोल ऑफ O2 का मास होता है 32 ग्राम, ठीक, इसका मास कितना होगा यहाँ 1 का 18 होता है, 2 का 36 ग्राम होता है, ये लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब आपको यहां ये बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक, ये बोला हुआ है यहां देखो ऊपर लिखा हुआ है 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट करता है 29.0 ग्राम ऑफ O2, मतलब 3 ग्राम रिएक्ट करता है 29 ग्राम है, सीधा 29.0 का मतलब 29 ही है, 29 ग्राम O2 के साथ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक। तो पहले वही चीज आपको निकालनी है, देखो यहां से आप ये लिख सकते हो 4 ग्राम H2 कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, 4 ग्राम H2 रिएक्ट करता है 32 ग्राम O2 के साथ, ठीक। तो 1 ग्राम H2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 32 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम H2 इतने के साथ रिएक्ट करेगा। हमें क्या दिया हुआ है 3 ग्राम H2O कितने के साथ रिएक्ट करेगा, ऊपर देखो लिखा हुआ है ना, 3 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा 32/4 मल्टीपल बाई 3 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपली मैं लिख रहा हूं, ऊपर 3 ग्राम H2 दिया हुआ है, हमने यहां से ही लिखा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, ये डिवाइडेड बाई ये, ठीक है, मैथमेटिक्स है बेसिक। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा, इतने के साथ, तो यहां से ये आ जाएगा, ठीक है, 4 1 4, 8 4 32, तो 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक, मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक। तो देखो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ये तो हो नहीं सकता। 3 ग्राम हाइड्रोजन, जो 3 ग्राम हाइड्रोजन है ना, 3 ग्राम H2 रिएक्ट कर सकता है सिर्फ 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहां से जल्दी कौन खत्म होगा, देखो टोटल ऑक्सीजन कितनी यहां दी हुई है 29 ग्राम, और 3 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, 3 ग्राम हाइड्रोजन सिर्फ 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 29 ग्राम के साथ नहीं करेगा, मतलब 29 से 24 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा 3 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। तो ज्यादा रिएक्टेंट कौन सा बच गया है, देखो 29 ग्राम ऑक्सीजन टोटल थी, उसमें से 24 ग्राम के साथ 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया, तो मतलब ऑक्सीजन बच गई, क्योंकि टोटल 29 ग्राम थी, तो 24 ग्राम रिएक्ट हो गई, मतलब ऑक्सीजन बच गई है, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन बच गई है और 3 ग्राम हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट हो गया है। तो जो बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएक्टेंट, और जो खत्म हो गया पहले उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, आई समझ आपको, जो खत्म हो जाता है जल्दी, ठीक है, जो बच जाता है उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, एक्सेस का मतलब ज्यादा था इसीलिए बच गया, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन पूरी ही रिएक्ट हो जाएगी 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन बच जाएगी, ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, यहां लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और पहला पार्ट यही है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट यहां कौन सा है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहां कौन सा है, हाइड्रोजन है, ठीक। और दूसरा पार्ट है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, तो जितना वाटर प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट देखो ना, ये जो है अगर ये नहीं होगा तो फिर तो वाटर बनेगा ही नहीं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। तो इसी से हम ये लिख सकते हैं 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम वाटर बना, ऐसे लिख सकते हैं 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बना 36 ग्राम वाटर बना, पहले यहां रिएक्शन से हमें पता चला। हमारे पास कितनी हाइड्रोजन अवेलेबल है 3 ग्राम, तो 1 ग्राम का कर लेते हैं पहले, 1 ग्राम H2 से कितने ग्राम वाटर बनेगा, 36 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम वाटर बनेगा, और हमारे पास कितनी है 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनेगा, देखो 1 की वैल्यू इतनी है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से बनेगा 36 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीपल बाई 3 ग्राम H2O बनेगा, ठीक। तो 4 1 4, 9 4 इतना हो जाएगा, ठीक है, 9 इंटू 4 करेंगे ना, 9 4 36, तो 9 इंटू 3 करेंगे 27 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगा वो होगा 27 ग्राम, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट पे, लिमिटिंग रिएक्टेंट इतना है तो इस हिसाब से हमने ये निकाल दिया। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अमोनिया वाला था, ठीक। अगर आपको वो समझ आया या फिर ये समझ आया तो आप दोनों ही कर लोगे, ऐसे और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा 27 ग्राम, जब
3 ग्राम हाइड्रोजन हम यूज करेंगे, और 3 ग्राम हाइड्रोजन जब यूज करेंगे तो 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगी। ठीक, तो ऑक्सीजन बच जाएगी तो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। स्टोइशियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते, बस खत्म हो गए। आई थिंक हमने सारे ही क्वेश्चन खत्म कर लिए। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो आप इनको करो, प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है 11th क्लास का, उसकी लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।